नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारतीय शहरों में एनसीडी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोग का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय शहर इस रोग के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और ये बात कई रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर केंद्रित होगा। हम समझेंगे इसके विभिन्न पक्षों को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चर्चा के वो बिंदु कौन से होंगे। बात हम सबसे पहले करेंगे खबर की। तो खबर ये है कि भारतीय शहर जो गैर संचारी रोग होते हैं उसके दबाव में काफी ज्यादा घिरते जा रहे हैं। साथ साथ क्या है एनसीडी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, इसको भी समझेंगे। भारत में इनकी स्थिति क्या है उसको भी समझेंगे। साथ साथ क्या इसके कारण होते हैं, क्या संभावित उपाय हो सकते हैं, इन सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही इस कार्यक्रम की पीडीएफ नियमित रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रदान की जाती है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। तो दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें। साथ ही साथ आप इसका पता नोट कर लें कि सी 171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी इसका पता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 है। साथ ही यहाँ पर नए बैच की अगर बात करें तो 9 दिसंबर से हिंदी माध्यम का और 12 दिसंबर से अंग्रेजी माध्यम का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग क्रमशः आप 3 बजे और 6 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का नया बैच प्रयागराज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में इसकी शुरुआत हो रही है 2 जनवरी 2025 से, जहां पर हिंदी माध्यम का बैच शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। वहीं पर अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 5:30 बजे इसकी शुरुआत हो रही है। अब बात करते हैं क्या है गैर संचारी रोग। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि रोग जो होते हैं उनको मुख्यतः 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। प्रसार के लिहाज से अगर आप देखें, एक तो वो रोग होता है जो किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है, फैल सकता है संक्रामक एजेंट के माध्यम से। वो संक्रामक एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ये तमाम ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से जिनका संचार दूसरे व्यक्ति तक हो सकता है। तो इसको कहते हैं संचारी रोग, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है। वहीं पर एक दूसरी श्रेणी होती है जो होती है गैर संचारी। अब जो गैर संचारी रोग होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिसको एनसीडी कह रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ये निर्भर करती है व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, वो कैसे पर्यावरण में रहता है, आनुवंशिक कारक क्या है। इन सारी बातों के आधार पर यह तय होता है कि ये बीमारी उसको होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसकी जो भयावहता है वो किस हद तक जा सकती है। कहने का मतलब कि जीवन शैली, पर्यावरण और आनुवंशिक कारक इस बात का निर्धारण करते हैं। अब भारतीय शहरों में लगातार एनसीडी अर्थात जो गैर संचारी रोग हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गैर संचारी रोग का मतलब ही है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते हैं, बल्कि ये निर्भर करते हैं वहां के पर्यावरण की स्थिति पर, वहां आपकी लाइफस्टाइल पर, साथ ही आपके आनुवंशिक कारकों पर। तो मुख्य रूप से मोटा मोटी आप समझ गए कि गैर संचारी रोग क्या होता है। अब देखिए, ये रोग दीर्घकालिक रोग होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, संक्रामक भले ही नहीं होते हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भले ही नहीं फैलते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहने वाले दीर्घकालिक रोग होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इसलिए धीरे धीरे डेवलप होते हैं क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल जैसी होगी, आपका पर्यावरण जिस तरह का होगा, आपके आनुवंशिक कारक की उसमें भूमिका बढ़ जाती है। तो ये वो सभी परिस्थितियां होती हैं कि इसको धीरे धीरे डेवलप करती हैं और लंबे समय तक इसके उपचार की भी आवश्यकता होती है। अब विश्व भर में अगर मृत्यु दर के लिहाज से आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो मृत्यु का कारण है उसमें इसकी भूमिका बहुत प्रबल है। साथ ही साथ विकलांगता का भी एक प्रमुख कारण है। और कुल वैश्विक मौतों में अगर इसके प्रतिशत को आप देख लें तो इसकी भयावहता समझ जाएंगे। 74% गैर संचारी रोगों के कारण ही लोगों की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब लोगों की मौत के लिए यह ज्यादा जिम्मेदार है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इसके प्रभाव को अगर आप देखें, जहां की आय, जिन देशों की आय कम है या मध्यम आय है, वहां पर आप देखेंगे असामयिक मृत्यु ज्यादा होती है। 86% हिस्सा असामयिक मृत्यु का निम्न और मध्यम आय वाले देशों में है। उसमें भी जब आप एनसीडी के मामले देखेंगे तो 77% इन देशों में दिखाई देंगे। इसका मतलब कि जो गैर संचारी रोग है उससे निम्न और मध्यम आय वाले देश ज्यादा प्रभावित हैं। तो इस लिहाज से भारत के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण होता है। अब भारत में इसकी स्थिति क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जब 1995 से आप देखेंगे
1995 से अब तक की स्थिति का जब मूल्यांकन होता है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो गैर संचारी रोग हैं उनके प्रचलन में 3 गुने की वृद्धि देखी गई है। अर्थात जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से 95 से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ गए हैं गैर संचारी रोग भारत में। साथ ही साथ ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों पर जो बोझ है वो ज्यादा पड़ रहा है। भारत में 60% से अधिक मौतें गैर संचारी रोगों अर्थात एनसीडी के कारण ही हो रही है। तो आप देख रहे हैं भारत में बहुतायत मौतों का कारण जो है वो गैर संचारी रोग ही है और लगभग 55% जो मौतें हैं वो 70 वर्ष की आयु से पहले हो जा रही है लोगों की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 वर्ष की आयु, आप जानते हैं कि 15 से 64 वर्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आयु के लोग उसमें होते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर 15 से 64 वर्ष के बीच की जो कार्यशील जनसंख्या है वो प्रभावित होगी तो किसी भी देश की जीडीपी, उसकी उत्पादकता प्रभावित होगी। तो इसका मतलब कि जो गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु है वो 70 वर्ष से कम आयु अर्थात कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। तो इस लिहाज से भी इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इसमें सामान्य रूप से कौन कौन से रोग हैं, तो उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आप देखते हैं एक सामान्य समस्या बनी हुई है। डायबिटीज, मधुमेह, कैंसर, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रोग, इसका मतलब कि हृदय से संबंधित और रक्त वाहिकाओं से संबंधित जो रोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और दीर्घकालिक श्वसन रोग अर्थात सांस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। और आंकड़े बताते हैं कि इन सभी बीमारियों में मौतों की संख्या काफी ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं। शहरी क्षेत्रों में ये इसका प्रचलन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी शहरी क्षेत्रों में जो गैर संचारी रोग है उसका भार अवश्य ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी प्रभावशीलता बढ़ रही है। तो दोनों क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ अब भारत में स्थिति पर अगर नजर डालें तो केरल में सबसे अधिक प्रचलन दिखाई आपको दे रहा है। 1000 व्यक्तियों में से 177 व्यक्ति ऐसे हैं प्रति 1000 जनसंख्या में जो कि गैर संचारी रोगों से उनकी मतलब वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस लिहाज से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में है। अब पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम प्रसार इसका दिखाई दे रहा है। इसके भी कारण है, इसके कारण आपको आगे चल के हम और स्पष्ट करेंगे कि क्यों पूर्वोत्तर राज्यों में कम दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ का जो अनुमान है, मौतों का जो वितरण है वो बताता है कि इसमें इन रोगों से कितनी कितनी मौत हो रही है। एक नजर डालते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रोग है, इससे सर्वाधिक मौतें आपको दिखाई दे रही हैं। 22.66 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब जो हृदय संबंधी, रक्त वाहिकाओं संबंधी जो बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या एक बहुत आम समस्या है। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सामान्य ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 मिलीमीटर एचजी में इसको डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है 80, ये सामान्य ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर 120 की जगह ये चला गया 140 से ऊपर और ये चला गया 90 से ऊपर, तो ये खतरनाक स्थिति मानी जाती है। ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं कि 120 और 80 की जो कंडीशन है वो एक आदर्श दशा बताई गई है। लेकिन अगर यही जो संकुचन की अवस्था होती है, जो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 है, वो 120 की जगह 140 पहुंच गया और डायस्टोलिक अगर 80 की जगह 90 पहुंच गया, तो ये स्थिति खतरे की स्थिति मानी जाती है। और ऐसी दशा में ब्लड प्रेशर हाई होने से, उच्च रक्तचाप होने से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, हृदय संबंधी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी एक बीमारी है। भारत में टाइप 2 मधुमेह सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारी है। मधुमेह जनरली क्या होता है कि जो रक्त शर्करा होती है, जो ब्लड शुगर होता है, उसमें इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और ऐसी दिशा में हमको मधुमेह हो जाएगा, हमको डायबिटीज हो जाएगा। तो इसके कई कारण हैं और वो कारण कहीं ना कहीं जीवन शैलियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आंकड़ों की बात कर लें तो दीर्घकालिक श्वसन रोग, इससे 11.46 लोग मर रहे हैं। कैंसर से 9.20 लाख लोग, मधुमेह से 3.49 लाख लोग। और प्रभावित राज्यों की बात करें तो पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब में इसका सर्वाधिक प्रचलन देखा गया है। और प्रति हजार के हिसाब से अगर आंकड़े हैं तो उसमें केरल भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं भारत की स्थिति को। अब देखिए इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में इसके जोखिम होने का सर्वाधिक चांस है। तो देखिए एक तो सबसे बड़ा जो कारक है वो है हमारी जीवन शैली। जीवन शैली अर्थात लाइफ स्टाइल। शहरों में जो जीवन शैली है, एक तो आराम के प्रति आराम तलबी जीवन शैली है, या अगर कोई वर्किंग कल्चर भी है तो एक जगह बैठ के काम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज जीरो है, शून्य है।
तो शरीर के हमारी हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी एक्सरसाइज शरीर का नहीं हो रहा है, इसलिए व्यायाम की कमी से हमारे शरीर में एक आराम तलबी की जो प्रवृत्ति है, साथ ही साथ जो आहार है हमारा खराब आहार है, जंक फूड हमारा जो है, घर के खाने को हम स्वस्थ आहार को नहीं ले पा रहे हैं। जंक फूड की वजह से, तली भुनी चीजों को ज्यादा खाने की वजह से, एक ही तेल बार बार यूज करने की वजह से हमको तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से इस तरह के रोग हो रहे हैं जो गैर संचारी हैं। जैसे पूरे दिन बैठकर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको डायबिटिक होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और हाई ब्लड प्रेशर होने का उसको सर्वाधिक चांस होता है। इसी प्रकार अगर आप देखें, ब्लड प्रेशर में भूमिका निभाता है, जंक फूड भी निभाता है, मोटापा बढ़ाता है, जंक फूड बढ़ाता है। इस प्रकार लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50% वयस्क ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से इनएक्टिव हैं, वो सक्रिय नहीं। अब 50% वयस्क अगर सक्रिय नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों को न्योता दे रहे हैं। इसी प्रकार ऑफिस वर्कर्स में भी मधुमेह और मोटापे का खतरा सर्वाधिक है और ये सभी रोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी प्रकार शहरों में जो बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है वो है टोबैको, नशे की प्रवृत्ति, और दूसरा है आपका शराब का उपयोग। इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा तीसरी जो परिस्थिति है वो है आनुवंशिक कारक। अगर परिवार में किसी को पहले से ही ये रोग हैं तो अगली पीढ़ी को ये होने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर कोई पहले से डायबिटिक है, पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, पहले से उसको कैंसर है, तो जोखिम का खतरा उसकी अगली पीढ़ी में, उसके बच्चों में इसका खतरा अधिक हो जाता है। तो ये एक कारक अन्य है। अगला कारण जो है वो है पर्यावरणीय कारक। अब शहरों में लगातार वनों के कटने की वजह से कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं, ज्यादातर वाहनों की बढ़ती तादाद से प्रदूषण की जो स्थिति है, इसकी वजह से जो शहरों का पर्यावरण है वो एक चिंता की बात हो जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली की AQI रिपोर्ट इतनी ज्यादा लंबे अवधि तक वो खतरे के निशान से ऊपर रही कि स्कूलों में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तो ये स्थिति बताती है कि कैसे पर्यावरणीय कारक इन रोगों के लिए न्योता देने का एक सबसे बड़ा कारक है। वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उससे सांस की समस्या और फेफड़ों के रोग बहुत तायत बढ़ रहे हैं शहरों में। अब देखिए पूर्वोत्तर में प्रचलन कम क्यों देखा गया, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में एक तो पर्यावरणीय कारकों से वो मुक्त है, वहां पर अभी कम से कम प्रदूषण की स्थिति नहीं है, साथ ही साथ वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो पठारी या पर्वतीय है, तो ऐसी दिशा में फिजिकल एक्टिविटी उनकी बेहतर हो रही है। तो ये दोनों परिस्थितियां पूर्वोत्तर में ठीक है, इस वजह से वहां पर इसकी कम तादाद पाई गई है। इसके अलावा प्रदूषित जल, असुरक्षित जो पेयजल है वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूषित पानी से लीवर संबंधित बीमारियां जैसे पीलिया हो गया, ये होने की संभावना बढ़ जाती है और ये भी एक गैर संचारी रोग है। कार्यस्थल के खतरे, जैसे जहरीले रसायनों के संपर्क में लगातार अगर कोई आ रहा है, कोई फैक्ट्री में ऐसे काम कर रहा है जहां पर लगातार जहरीले रसायनों का निकलना होता है, तो ऐसी दशा में भी ऐसे औद्योगिक शहर जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा हैं तो उनके मजदूरों के जो फेफड़े होंगे उनमें इन रोगों का खतरा ज्यादा होगा। इसके अलावा एक अन्य कारक होता है, वो होता है उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने की वजह से भी शरीर की जो प्रणाली है कमजोर होती है और रोगों का खतरा बढ़ता है, और वृद्धावस्था में हृदय रोग और गठिया का खतरा तो बढ़ ही जाता है। तो ये कुछ कारक हैं, रिस्क फैक्टर हैं। अब गैर संचारी रोगों से निपटने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि जो गरीब तबका है, बेसिकली टारगेट ये होता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं उसमें जो 40% गरीब या जो जिनकी पहुंच स्वास्थ्य व्यवस्था तक नहीं हो पाती है, उनको टारगेट रख के इन केंद्रों को और ज्यादा खोलने की जरूरत है और उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाए, जैसे डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे लगातार इन रोगों की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसे रोगों की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग और जागरूकता की भी जरूरत है। कई बार कोई रोग अगर शुरुआती चरण में होता है, अगर जागरूकता होती है तो हम डॉक्टर तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं और शुरुआत में उससे निजात पाई जा सकती है। लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच उसके लिए जरूरी है। इसके लिए शुरू में ही उसको डायग्नोस करना जरूरी है, उसका निदान करना जरूरी है। इसके लिए स्क्रीनिंग अभियान एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो लगातार ऐसे शिविर लगाए जाएं, स्क्रीनिंग अभियान चलाए जाएं। साथ ही साथ जो शहर की गरीब बस्तियां हैं वहां पर NCD निगरानी प्रणाली डेवलप किया जाए, जिसमें कि इन सारे प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए। विशेष रूप से जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पर मुफ्त स्वास्थ्य की जांच हो, वहां पर दवा का वितरण हो। अगर ये चीजें की जाती हैं तो गैर संचारी रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सभी हितधारकों की भागीदारी हो। इसका मतलब कि समाज के सभी वर्गों के एक साथ आके उनको भागीदारी करनी होगी, चाहे वो
कोई स्कूल के कर्मचारी हो, चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हो, सबको एक एकीकृत और समेकित प्रयास करने की जरूरत है। तब इन संचारी रोगों से, गैर संचारी रोगों से आसानी से निपटा जा सकता है। इसके अलावा जो शहरी निकाय है और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, इसका मतलब हेल्थ स्पेशलिस्ट जो होंगे और जो शहरी निकाय है, ये दोनों लोगों को साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शहरी निकाय का काम है स्वास्थ्य व्यवस्था स्पेशलिस्ट के द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसको स्थानीय स्तर तक पहुंचाना। तो दोनों का समेकित प्रयास जरूरी है, इसके हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। जैसे साइकिल लेन और वॉकवे बनाना, अगर स्पेशलिस्ट कहता है कि अगर कोई नई प्लानिंग हो रही है तो वहां पर आप वॉकवे बनाइए, लोगों के टहलने का स्थान बनाइए, वहां उचित ग्रीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं किया जा सके। साइकिल लेन बनाया जाए, साइकिल को प्रोत्साहन दिया जाए। आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रियों में बहुत समृद्ध लोग साइकिलों से चलते हैं, इससे प्रदूषण भी कंट्रोल होता है और फिजिकल एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, तो दोनों स्थितियां बेहतर होती हैं। तो साइकिल लेन बनाना ही इसका समाधान नहीं है, बल्कि साइकिल से अगर अच्छे लोग, समृद्ध लोग चलना शुरू कर दे तो वो एक लकीर होगी और इसका प्रचलन बढ़ सकता है, ये चीज ट्रेंड में आ सकती है। प्रदूषण कम करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा सकते हैं और नीति स्तरीय हस्तक्षेप, इसका मतलब पॉलिसी लेवल पर इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि जो भी राज्य स्तरीय योजनाएं बने उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाए, उन पर ज्यादा मद की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें मुफ्त इलाज और दवाइयां, इनको ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित किया जाए और जो सीमांत लोग हैं जिनकी पहुंच यहां तक नहीं है वहां तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। निवारक उपायों पर जोर दिया जाए, जैसे जागरूकता अभियान चलाया जाए, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाए। स्कूलों में टोबैको और शराब के खिलाफ शिक्षा अभियान भी चलाया जा सकता है। तो ये वो ऐसे उपाय हैं जिससे हम इससे संबंधित जागरूकता को फैलाकर, प्लानिंग करके और साथ साथ इंप्लीमेंटेशन, इन तीनों चीजों का संयोजन जब होगा तब इसके अपेक्षित परिणाम दिखाई देंगे। चलेंगे हम अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी की आपकी राह को आसान बनाने के लिए संभव 2025 लेकर आया है दृष्टि आईएएस, जिसमें आपको मिलेंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित पीवाईक्यू, 2 दैनिक मेंस आधारित अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और समय रैंकिंग भी होगी। इसमें सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और ये सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस होगा। 2 दिसंबर से ही इसका प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसका लाभ उठाएं और अपनी सफलता की राह को आसान बनाएं। आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को और जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर इसका जवाब देने की। अभ्यास प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुल वैश्विक मौतों का लगभग कितने प्रतिशत गैर संचारी रोगों के कारण होता है। विकल्प आपके सामने है, 50%, 60%, 74% या 80%। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।